हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी लाइव टारगेट बैच में। इस क्लास में हम दो तरीके से अपनी अप्रोच को बनाते हुए या अपना जो रास्ता है उसे दो तरीके से तय कर रहे हैं। एक तरीका ऐसा जिसमें हम केवल याद करते हैं, 1 घंटे की रोजाना हमारी एक क्लास होती है जिसमें हम कुछ याद करते हैं। मैंने आप सभी को कहा हुआ है कि वो याद करने वाला कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। बिना याद किए आप परीक्षा पास नहीं हो सकते। दूसरा जो अप्रोच है उसमें हम अपने जो सिलेबस पीएससी द्वारा निर्धारित किया गया है उसके एक एक टॉपिक को एक एक वीडियोस के माध्यम से पढ़ते हैं। ये जो 6 यूनिट है एक नया यूनिट रहा। 2024 में भी हमने इसे आप सभी को सर्व किया। 2025 में भी हम नए डाटा, नए कंटेंट और सारे अपडेट्स के साथ में आपके सामने रख रहे हैं। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्ति ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले आप ये बताएं कि क्या आवाज और वीडियो क्वालिटी क्लियर है। अगर ये सभी क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। जय हिंद भानु, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। सब लोग सुबह सुबह उठते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी क्लास के लिए आप सब लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके आ जाते हैं। और यही आप लोगों की विशेषता आपको परीक्षा में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देगी कि हम सुबह सुबह अपने लक्ष्य को पार करने पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले भगवान गणेश को याद कर लें। श्री गणेशाय नमः बोलते हुए, भगवान गणेश का स्मरण करते हुए हम मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद कर लेते हैं और मूल विषय पर आ जाते हैं। हमारा जो मूल विषय है वो आपकी क्लास 5 बजे भी होगी तो उठ जाएंगे। वेरी गुड करुणा, यही आशा करता हूं मैं। हो सका अगर लगी जरूरत या ऐसा कोई स्थिति बनी कि 5 बजे क्लास लेनी पड़ी तो 5 बजे भी लूंगा। मुझे कोई समस्या नहीं, मैं उठ जाता हूँ 5 बजे, 5 बजे भी लूंगा, लेकिन आपको इस बार पास करवा कर रहूंगा। तो आप सब लोग अपना जो अपडेट स्थिति है, कितना पढ़ा क्या पढ़ा, वो आज मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे कि अभी कहाँ पहुंचे हैं, क्या जर्नी चल रही है आपकी, कितना पढ़ लिया, क्या परेशानियां आ रही हैं। चलिए पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं। सिलेबस में एग्जामिनर ने बड़े अच्छे से लिखा, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, ऐसे 3 शब्द लिखे उसने। अब अगर आप अच्छे से हमारे सिलेबस को देखेंगे, आप अगर बहुत शांति से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, इस बात को समझेंगे, तो आप पाएंगे कि हमारे सिलेबस में एक बहुत विशेष सी बात और लिखी गई है। और वो विशेष सी बात क्या है, आज तो स्क्रॉल करने के लिए मुझे स्क्रॉलर ही नहीं मिला। एक बहुत सामान्य सी, एक सरल सी बात मैं आप सबके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। हमारे सिलेबस में कृषि 2 स्थानों पर लिखा हुआ है और मैंने बहुत अच्छे से आधे घंटे बैठ करके या थोड़ी देर इस बात को समझने की कोशिश की कि सिलेबस में जब यूनिट 6 को बनाने वाला इतने साइंटिफिक तरीके से यूनिट 6 को बनाया है, जिसमें उसने केवल और केवल करंट अफेयर्स कवर किया। इसमें उसने 2 चीजें कवर करने के लिए कहा। सिलेबस में नाम रखा उसने यूनिट का मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था। मतलब कि यहाँ वो हमसे 2 कंटेक्स्ट में बातें कर सकता है। वो भारत के कंटेक्स्ट में और मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में बातें कर सकता है। जब हम सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं तो पहला पॉइंट हमें मिलता है मध्य प्रदेश और भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति। वहां से कहानी शुरू होती है। एक पॉइंट लिखा उसने मध्य प्रदेश में बहुत ध्यान से समझना, मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, एमएसएमई एवं अधोसंरचना का विकास। ये पॉइंट को समझना है ना, अधोसंरचना का विकास। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि मैं अभी पढ़ाना शुरू नहीं हुआ। पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं है मेरे बच्चों, पढ़ने से ज्यादा बात है समझना।
संरचना का विकास, क्योंकि इस दौर में हर कोई टीचर बना पड़ा है। जिसे देखो वो पढ़ाने का काम कर रहा है, जिसे देखो वो टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देता है, जिसे देखो वो हर काम करने लगा है। ऐसी स्थिति में अगर कोई बच्चा भटक जाएगा, वो सही चीज को सही ना समझकर सही पढ़ेगा नहीं, तो वो गलत प्लेस पर पहुंचेगा, उसकी सफलता का चांस गड़बड़ है। अब इस पॉइंट को देखो, यहाँ पर उसने साफ साफ कहा कि मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, एमएसएमई और अधोसंरचना का विकास। आज जो हम सिलेबस में पॉइंट, ये तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको, एक और पॉइंट सिलेबस में लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, ये पॉइंट लिखा और फिर उसने डैश लगा करके 3 बातें लिख दी। कहां पर नवीन प्रवृत्तियां? कृषि में, उद्योग में और फिर सेवा क्षेत्र में। तो एक तो पॉइंट ये कि भाई ये बताओ कि आपको इस सिलेबस में 2-2 जगह पर कृषि, उद्योग और जो अधोसंरचना या जो सेवा क्षेत्र वो लिखने की क्या जरूरत थी? हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठना चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करता। बिना सोचे समझे तलवार उठा करके युद्ध लड़ने वाले कभी सफल नहीं होते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि युद्ध बंदूक की गोली से लड़ा जाना है, तोप से लड़ा जाना है, एआई टूल से लड़ा जाना है, आकाश में लड़ा जाना है, या फिर जल में लड़ा जाना है, परमाणु हथियार से लड़ा जाना है, या केवल हाथों से लड़ा जाना है। जब तक बहुत बेसिक सी बातें क्लियर नहीं कर लोगे, तब तक आप ये सब पढ़ने से बहुत कई सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे। अब देखो, मैंने दोनों बातें आपके सामने लिखी हैं। इन दोनों में आपको 2 चीजें बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए। और क्या समझ में आनी चाहिए? यहां उसने जो बातें पूछी हैं वो मध्य प्रदेश के रेफरेंस में पूछी है। यहां जो भी पूछा उसने, वो पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, एमएसएमई और अधोसंरचना, मतलब इस टॉपिक में, ऊपर वाले में जो कुछ भी पढ़ा जाएगा वह केवल और केवल मध्य प्रदेश से रिलेटेड होगा। अगर कोई गधा, कोई भी, मतलब गधा माने मैं किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं, कोई भी XYZ कोई भी व्यक्ति यहां पर आपको इंडिया की डाटा सर्व कर दे, ये भी कह दे कि भाई मध्य प्रदेश का ये स्थान वो स्थान, गलत बात है। यहां आपका जो भी डाटा होना चाहिए भारत से तुलना करके थोड़ा बहुत चलेगा, मूल मुद्दा नहीं भटके, मूल विषय से ना भटके। तो यहाँ जो भी आपकी बातें होंगी वो मध्य प्रदेश की होंगी, क्योंकि उसने मध्य प्रदेश में कृषि का विकास, उद्योग का विकास, एमएसएमई का विकास, अधोसंरचना का विकास पूछा हुआ है। इस वाले पॉइंट पे आपको यहाँ साफ साफ कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्ति में मुझे कृषि चाहिए, उद्योग चाहिए और सेवा क्षेत्र चाहिए। इसका सीधा अर्थ, पहले पॉइंट तो ये क्लियर कर लो कि यहाँ जो भी बातें होंगी वो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में होंगी, ना कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में होंगी। देखो, ये जो यूनिट 6 का सिलेबस इतना आसान दिखता है ना, ये कोई भी हलवा समझ करके इसकी बातें कर रहा है, इतना आसान है नहीं ये। इसको अगर नहीं समझा ना तो चूर चूर हो जाएंगे सारे सपने चूर चूर ना हो, इसलिए पहले समझो कि यहाँ उसने सारी बातें मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में कही और यहाँ उसने सारी बातें इंडिया के कंटेक्स्ट में कही। अब आप उठा करके दुनिया का नोट देख लो, सब मिक्स करे जा रहा है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अगर ये दोनों एक होता तो सिलेबस में 2 क्यों लिखी होती, 2 जगह क्यों लिखी होती, या एक ही यूनिट में 2 बार क्यों लिखी होती, अलग अलग है। दूसरा, ये पहला तो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग को सेट करवाओ कि भाई यहाँ मध्य प्रदेश के रेफरेंस में पढ़ना है, वहां भारत के रेफरेंस में पढ़ना है। उसके बावजूद दूसरा जो सबसे मेजर, सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? यहाँ जो बातें होंगी वो कृषि के विकास की बात होगी। कृषि का विकास, आप करंट ईयर में जो विकास, पिछले साल की तुलना में आपका जो वृद्धि हुआ है, जो आपने बढ़ा दिया है या घटा दिया है, उसके आधार पर देखेंगे और केवल मध्य प्रदेश का देखेंगे। क्लियर है?
जब हम विकास की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पिछले साल 10 रुपए कमाए थे, इस साल 11 रुपए कमाए थे। ये 1 रुपए का जो डिफरेंस है ये विकास है, ये उसमें वृद्धि है। वृद्धि ही इकोनॉमी के टर्मिनोलॉजी में विकास होती है, क्योंकि यहाँ समृद्धि शब्द होता है अगली स्टेप के लिए। तो विकास माने आंकड़ों का बढ़ जाना, आंकड़ों के चीजों में परिवर्तन हो जाना। पहले 100 कुंटल पैदा करते थे और 110 हो गया, 10% जो बढ़ा है ये विकास है। तो यहाँ हमने उस टाइप की बातों को पढ़ना है। यहाँ तो पूरा सिनेरियो ही चेंज है, यहाँ तो कुछ और ही पूछा जा रहा है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां। बहुत ही शांति से अगर आप इस बात को समझो तो वो नवीन प्रवृत्तियां पूछ रहा है। अब हम इस वर्ड को समझ लेते हैं, नवीन प्रवृत्तियां क्या होती है, ताकि आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं इस क्लास में चाहूं तो आंकड़े बढ़ करके पढ़ा दूंगा, 10 मिनट लगेंगे, मतलब आधे घंटे 1 घंटे में मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा। नहीं, कि मैं चाहता हूं कि जो बच्चा मेरे पास आया है, जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है, उसका नींव मजबूत हो, उसे समझ आना चाहिए कि ये आंकड़ा ही क्यों पढ़ा जा रहा है। भाई जब इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे 1000 पेज का है तो उसमें से आपको 4 पेज ही क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, 3 पेज ही क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, 25-30 विशेष आंकड़े ही क्यों बताए जा रहे हैं? क्योंकि सिलेबस में उसने जो मांगा हमने केवल वही पढ़ना है। ध्यान से सुनना, हम इस नवीन प्रवृत्ति शब्द को डिकोड करते हैं। क्या लिखा हुआ है? नवीन प्रवृत्तियां, ये वर्ड लिखा हुआ है। तो अभी मैं इसे कृषि के रेफरेंस में नहीं लूं, ओवरऑल शब्द पर फोकस कर रहा हूं कि नवीन प्रवृत्ति मतलब क्या होता है। अब मैं अगर यहां लिख दूं कि हम आजादी के समय कैसे थे, ध्यान से सुनना। जब हम 1990 के दशक में आए तो हम कैसे हो गए, और वर्तमान में हम कैसे हैं, इस बात को हम प्रेजेंट करें तो शायद मैं आज की प्रवृत्तियां समझा पाऊंगा। और जो आज की प्रवृत्तियां हैं वही नवीन प्रवृत्तियां हैं। आजादी के समय या आजाद होने के समय हम कैसे थे? हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। क्या अपनाया हुआ था? समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। 1990 में हमने इसमें पूंजीवाद को मिला दिया, या पूंजीवाद के तत्वों को अपना करके पूंजीवाद जोड़ दिया था। तो इसमें हमने पूंजीवाद जोड़ करके निकाला मिश्रित मॉडल, और हमने मिश्रित मॉडल पर अपने देश को चलाने की कोशिश की। अब देखोगे तो आजादी के समय हमारे जितने भी देश में कारखाने हुआ करते थे, जितने भी उद्योग घराने हुआ करते थे, सब कुछ सरकार के हाथ में था। क्योंकि समाजवाद कहता है कि समाजवाद की मूल अवधारणा ही ये है कि सरकार नाम की कोई इकाई होगी जो सब चीजों का प्रबंधन करेगी और गरीबों को अच्छा उनके विकास का काम, और अमीरों से टैक्स लेकर के गरीबों का विकास करने का कोशिश किया जाएगा। यहाँ ये कॉन्सेप्ट चलता था। तो सारे उद्योग घराने, सब धंधे, सब कुछ सरकार के हाथ में था। हम जब 1990 के दशक तक पहुंचे तो हमने देखा कि हमारे देश का विकास कमजोर पड़ रहा है, इसलिए हमने इस व्यवस्था को अपनाया, पूंजीवादी। और समाजवाद जो पहले से था उसमें पूंजीवाद को मिलाया, और तब जाके बना मिश्रित मॉडल। और फिर इस मिश्रित मॉडल पर हमने कुछ वर्ष अपने देश को चलाया। जब विकास और ज्यादा तेजी से करना था तो हमने पूंजीवाद को और ज्यादा बढ़ावा दिया और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया, केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया। ये पॉइंट पर फोकस करें तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि पहले हमारा देश कैसे चल रहा था, फिर कैसा हुआ और अब कैसा हो रहा है। ये जो अब कैसा हो रहा है, अब कैसे चल रहा है, यही हमारे देश की वर्तमान में जैसा चल रहा है वही हमारे देश की नवीन प्रवृत्तियां होंगी। क्या होंगी? नवीन प्रवृत्तियां। बहुत अच्छे से समझना है। और फिर इसके बाद हम समझेंगे कि क्षेत्र में, जैसे अगर मैं कृषि की बात करूं तो कृषि में हम पहले उतना उत्पादन करते थे जितना आप अपना पेट भर सके। तो अपना पेट भरने के लिए उत्पादन करते थे, लेकिन पेट भरता नहीं था, देश में अकाल पड़ते थे, लोग भूखमरी से, बीमारी से मरते थे।
जब हम यहाँ आए तो हमने पूंजीवादी मॉडल को अपनाया, हरित क्रांति की, अमृत क्रांति की, नदी जोड़ो परियोजना लाए, बांध बनाए, सब कुछ किया और उससे हमने सब जनता का पेट भर सको और व्यापार बेच सको ऐसा मॉडल अपनाया। समझ आ रहा होगा सबको कि जब हम आजाद हुए थे तो हम विदेशों से आयात करते थे गेहूं। PL40 नाम का एक गेहूं हुआ करता था लाल रंग का, जो हमने अमेरिका से मंगवाकर 1976 में अपने को खिलाया देश को, तब जाकर देश का पेट भरा था। हमारे देश में गेहूं नहीं था पेट भरने के लिए, तब जाकर हमें हरित क्रांति करनी पड़ी। तो यहाँ हमारी कृषि जो थी वो कैसी थी, यहाँ हम उत्पादन तो करते थे लेकिन केवल पेट भरने के लिए करते थे, और जो उत्पादित होता था उसमें मूल रूप से गेहूं, चावल, जो खाने की चीजें हैं, जो चना है, जो दालें हैं, बस उतना। यहाँ जब हम आए तो हमने इन्हीं चीजों का प्रोडक्शन खूब बढ़ाने पर फोकस किया कि गेहूं खूब पैदा करो, चावल खूब पैदा करो, और वो किया भी। कृषि क्रांति, हरित क्रांति की और हमने प्रोडक्शन को खूब बढ़ा दिया। वर्तमान में हमारी प्रवृत्ति कैसी होती जा रही है? वर्तमान में हमारी प्रवृत्ति हो रही है कि हम गेहूं चावल के स्थान पर सोयाबीन पर फोकस करते हैं, हम फूलों की खेती पर फोकस करते हैं। आपको ये बात समझनी है कि अब हमारी सोयाबीन की खेती पर फोकस करने लगे। फिर हमने इसके अलावा आलू प्याज जैसी जो नगद पैसा देने वाली कपास, गन्ना, इन सब चीजों पर फोकस करना शुरू किया, व्यापारिक फसलों पर फोकस करना शुरू किया। ये हमारी नवीन प्रवृत्ति बनी। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार जब आई तो उन्होंने मोटे अनाज जो कि श्री अन्न के नाम से जाने जाते हैं वर्तमान में, जैसे कोदो कुटकी, आप ये बताओ आज से 5 साल पहले किसी ने कोदो कुटकी का नाम तक नहीं सुना हुआ था। इस सरकार ने उसको एक पूरा माहौल बना करके दे दिया कि कोदो कुटकी पैदा करना है। रतन जोत जो कि एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है बायोडीजल का, उनकी खेती को प्रोत्साहन देना शुरू किया। आपने जैविक खेती को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया, तो जैविक खेती को हमने प्रोत्साहन दिया। हमने श्री अन्न अर्थात मोटे अनाजों की खेती को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया। हमने कम पानी में ज्यादा फसल पैदा होने वाली जो प्रवृत्ति है उसकी फसलों को ज्यादा प्रोत्साहन दिया। तो वर्तमान की जो प्रवृत्ति है वो क्या कहती है? अब प्रवृत्ति समझ में आ रही होगी कि वहां हमारी प्रवृत्ति मतलब हमारे देश में क्या सिस्टम था, यहां हमारे देश में क्या सिस्टम था, और आज हमारे देश में पिछले 5-10 सालों में हम कौन सी नई नई प्रवृत्तियों को, नई नई कॉन्सेप्ट्स को, नई नई आदतों को, नई नई व्यवस्थाओं को अपना रहे हैं, वो हमारी नवीन प्रवृत्तियां होंगी। तो अब नवीन प्रवृत्तियां जब पढ़नी होती है तो पहले तो हम इन तीनों चारों की तुलना करते हैं कि आजादी के समय ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर वर्तमान में ऐसा है, ताकि आंकड़े से उस चीज को समझ पाए। क्लियर हो रहा होगा? इस पॉइंट को मैं एक बार और क्लियर कर दूं कि जैसे हमारे देश में आप देखेंगे तो आजादी के समय हर चीज केंद्रीकृत थी, हर चीज हमने केंद्र के हाथ में दे रखी थी, राज्यों का हिस्सेदारी उसमें कम था। फिर जब हमने 1990-80 के दशक में आप देखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन हुआ, 74वां संविधान संशोधन हुआ और विकेंद्रीकरण नाम का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो उसके बाद केंद्र की सरकार, उसके बाद राज्य की सरकार और उसके बाद स्थानीय सरकार, ऐसे 3 अलग अलग स्थानीय सरकार, इनको पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या चीजें जो है इन फॉर्मेट में बटी। अब वर्तमान में हम इन्हीं में और ज्यादा विकास करते जा रहे हैं, इन्हीं को और ज्यादा सक्षम बनाते जा रहे हैं। हमने पंचायतों को बहुत सारी शक्तियां प्रदान की, महिलाओं को बहुत सारी शक्तियां प्रदान की, हमने बच्चों को या युवाओं को अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान की, टेक्नोलॉजी में हमने नई नई प्रवृत्तियों को अपनाया। कॉन्सेप्ट समझो, तो जब हम आजाद हुए 1990 में आए और वर्तमान में जब हम आए तो हमने वर्तमान में कौन कौन सी प्रवृत्तियों को अपना लिया। मैं 5-6 जो चीजें हैं वो बोल करके बताता हूं कि कौन सी प्रवृत्तियां अपना ली। मोटे तौर पर केवल कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नवीन प्रवृत्तियों में आएगा क्या।
तो जैसे कृषि में मैंने कहा कि नवीन प्रवृत्तियों में आता है जैविक कृषि, ये एक नवीन प्रवृत्ति है। ये क्या है? एक नवीन प्रवृत्ति है। वैसे ही मोटे अनाजों की कृषि या उद्योगों में अगर यही कॉन्सेप्ट मैं देख लूं, या मैं बैंक में अगर इस कॉन्सेप्ट, कोई सा भी क्षेत्र बोलो, तो बैंक में हम अगर इस कॉन्सेप्ट को देखें तो आपने देखा कि 2019 और 2019 और 2020 में हमने बैंकों का विलय करके बैंकों की संख्या कम करने की कोशिश की, जो किसे बढ़ावा देता है? जो केंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। तो अब वर्तमान में हमारी प्रवृत्ति बैंकों के लिए क्या हो जाएगी? केंद्रीकरण की प्रवृत्ति हो जाएगी। और एक दो पॉइंट बोलूं मैं, अगर हम कर व्यवस्था की बात करें तो हमने 1 जुलाई 2017 को हमने क्या लेकर आए? हम जीएसटी लेकर आए। जीएसटी का क्या लोगो है? एक देश एक कर, मतलब सेंट्रलाइज व्यवस्था की बात हो रही है। इसका मतलब हमने यहां भी केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया। समझ में आ रहा है प्रवृत्ति किधर जा रही है, हमारी प्रवृत्ति क्या कह रही है, ये पढ़ने पर फोकस करना है। तो ये जैसे मैंने 2-4 उदाहरण दिए आपके दिमाग में, शायद कुछ बातें मैं सेट कर पा रहा हूं कि नवीन प्रवृत्ति में पिछली चीजों के साथ तुलना करके वर्तमान की बात की जाती है। अब जैसे मैं प्रति व्यक्ति आय की बात करूं तो आजादी के समय हमारी आजादी के पहले हमारी आय 220 रुपए प्रति व्यक्ति होती थी, जो 1950 में 250 रुपए के आसपास थी। और वर्तमान में हमारी जो आय है वो $2700 अर्थात 2,80,000 के आसपास है प्रति व्यक्ति आय। तो ये वर्तमान प्रवृत्ति है कि प्रति व्यक्ति आय खूब बढ़ रही है। समझो कॉन्सेप्ट को। नवीन प्रवृत्ति को कैसे पढ़ा जाएगा? पिछले सालों के साथ तुलना करके वर्तमान में क्या चेंजेस आया है ये, और क्यों आया, क्या चीज वो चेंजेस लाई। जैसे जैविक कृषि नया चेंज लाई, जैसे बैंकों का विलय एक नया चेंज लाया, जैसे कर व्यवस्था एक चेंज लाई। तो उसने हमसे 3 चीजें पूछी है। कृषि क्षेत्र में नवीन प्रवृत्ति बताओ, उद्योग क्षेत्र में बताओ, सेवा क्षेत्र में बताओ। मैं सेवा क्षेत्र की एक नवीन प्रवृत्ति जो बता रहा हूं। सेवा क्षेत्र में हमारे देश में जब आजाद हुए थे तो 20% महिलाएं काम में भागीदार होती थी। लगभग 17-18% हमारे, क्योंकि वहां खेती थी इसलिए खेती में भागीदार थी। यहाँ खेती भी कम हो गई तो काम में भागीदार महिलाओं की संख्या 17-18% थी। और वर्तमान में लगभग 37% श्रम में महिलाओं की भागीदारी हो गई है। तो ये क्या दर्शाता है कि नवीन प्रवृत्ति है कि भारत में अब महिलाएं भी काम में हिस्सा लेती हैं, काम में भागीदार बनती है, जॉब्स में, नौकरियों में, सब में महिलाओं का बोलबाला हुआ, जिससे 37% श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी। तो ये एक नवीन प्रवृत्ति हो गई भारत के लिए कि भारत की जो प्रवृत्ति थी पहली प्रवृत्ति ये थी कि 80% पुरुष और 20% महिला, जो अब सिनेरियो को चेंज कर रही है कि भैया 65% पुरुष और 35-40% महिलाएं, इस सिस्टम पर हम जा रहे हैं। तो ये भारत की एक नवीन प्रवृत्ति है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। तो चलो आगे बढ़े। तो अब हम इस पॉइंट को समझ चुके हैं। क्या आपके दिमाग में ये एक बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट फिट हो गया कि नवीन प्रवृत्ति में पढ़ना क्या है? अगर ये हो गया हो तो एक कमेंट करके मुझे बताओ कि हाँ भाई हमें समझ में आ गया, तो आगे हम कहानी को बढ़ा सके। मेरे को निम्रतलाल, ऐसे ही भाई वीरेंद्र, देवेंद्र, आप लोग मैसेज करते रहा करो ताकि हमें समझ में आ जाए कि आपको समझ में आया। अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप, उसके घटक में हुए परिवर्तन ही भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्ति। देखो ये लाइन में क्या कह दिया, कितनी खास बात कह दी। भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप और उसके घटकों में हुए परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? उसकी नवीन प्रवृत्तियां। जैसे आज से 50 साल पहले हमारे यहाँ जो व्यवस्था थी वो कैसी थी काम करने की? वो केवल ऑफलाइन थी। अब ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन व्यवस्था का बढ़ता जा रहा है प्रचलन। जैसे गिग व्यवस्था, गिग टेक्नोलॉजी या गिग जो वर्कर्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये व्यवस्था नई आ रही है, ये हमारी नवीन प्रवृत्ति कहलाएगी।
आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था, उसके बाद उद्योगों का हिस्सा आता था, उसके बाद सेवा क्षेत्र आता था। अगर मैं 1950 की बात करूं तो हमारी अर्थव्यवस्था में जो टोटल पैसा हमारी जीडीपी बनाती थी उसमें 50% कृषि से आता था। 50 नहीं 52 था, मैं 50 राउंड फिगर में लिख देता हूं। लगभग 30% ये राउंड फिगर चल रहा है ना, उद्योगों का था और 20% सेवा क्षेत्र का था। अगर मैं इसे वर्तमान से तुलना करके देखूं तो वर्तमान में हमारी जीडीपी में हम जो पैसा कमाते हैं उसमें लगभग 55% 56% सेवा क्षेत्र हो चुका है। मतलब सेवा क्षेत्र का योगदान है। लगभग 35% के आसपास जो है वो उद्योगों का योगदान है और तीसरे नंबर पर 18 के आसपास आती है हमारी कृषि और संबद्ध क्षेत्र। तो आप देखो यहाँ जो 50-55 था वो 18 पहुंच चुका है। तो अब ये कैसे चेंज हुआ और कौन कौन से कारण हैं, वही कारण नवीन प्रवृत्तियां हैं। धीरे धीरे कृषि क्षेत्र सीमित हो गया, उद्योगों में वृद्धि हुई, जबकि सेवा क्षेत्र का अत्यधिक विकास हुआ। तो वो जो कारण रहे हैं ये करवाने के, वही हमारे नवीन प्रवृत्तियां होंगी। क्लियर है ये पॉइंट आपके दिमाग में? चलो तो अब हम एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत सारे आपको फैक्ट्स बताऊंगा जिनसे हम नवीन प्रवृत्ति को समझ पाएंगे। आज हमारी पहली प्रवृत्ति है, भारत आज दुनिया का 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है। ये इंडियन इकोनॉमिक सर्वे 2024 के अनुसार मैं बता रहा हूं कि अगर जीडीपी के हिसाब से पूरे विश्व के देशों को जमाया जाए तो भारत 5वां सबसे बड़ा देश माना जाएगा या देश होगा। ये इंडियन इकोनॉमिक सर्वे कहता है। पहला पॉइंट आप याद रखेंगे। 2030 तक जर्मनी और जापान, क्योंकि चौथे और तीसरे नंबर पे जर्मनी और जापान है, को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा या आर्थिक शक्ति भारत बन जाएगा। पहले नंबर पर अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान एंड देन फिर कौन आता है? इंडिया। तो 5वें नंबर पर हम आते हैं। तो वो हम जर्मनी और जापान मतलब दो जगह को पछाड़ करके हम प्रथम तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। 30 तक आर्थिक शक्ति बन जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या कहता है? आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट रिपोर्ट नाम का एक अपडेट आंकड़ा दिया कब? जुलाई 2024 में। और वो कहता है कि भारत 2024 में नॉमिनल जीडीपी के आधार पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था थी, दुनिया की सबसे तेजी से। देखो जीडीपी के हिसाब से तो हम दुनिया में 5वें स्थान पर रहे, लेकिन ग्रोथ रेट का जो था, वृद्धि दर के मामले में इस दुनिया में सबसे तेजी से अगर कोई अर्थव्यवस्था बढ़ी है तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, भारत की सरकार नहीं कह रही है, खुद की तारीफ नहीं कर रहे हैं। ये वर्ल्ड का इकोनॉमिक जो आउटलुक रिपोर्ट है, वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट, उसके अनुसार कहा गया कि 2024 में नॉमिनल जीडीपी के आधार पर सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था है और उसमें हम प्रथम स्थान है। अमेरिका और चीन को भी हमने इस मामले में पीछे छोड़ दिया है कि जो ग्रोथ रेट होता है उसमें हम इन दोनों के भी बाप हैं। समझ गए? अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि तेजी से बढ़ने वाली, सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो प्रथम स्थान भारत का है। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है और विनिमय दर के आधार पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। तीसरी लाइन और जोड़ दो, जीडीपी के आकार के आधार पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। 3 पॉइंट क्लियर हो? जैसा वो प्रश्न पूछे वैसा आप आंसर करना। और आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट सेट हो, क्योंकि आज हम कृषि पढ़ने वाले इसलिए कृषि के आंकड़े ज्यादा रखूंगा। भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024 में 8.2 रही। तो ये अलग अलग होती है ना। जब भारत का बजट आता है तो हम जीडीपी वृद्धि दर अलग बताते हैं क्योंकि वहां अनुमान बताया जाता है। जब इकोनॉमिक सर्वे होता है तो वो अलग डाटा देता है, यही विश्व बैंक अलग डाटा देता है। तो 3-4 अलग अलग डाटे होते हैं वृद्धि दर के। तो जीडीपी वृद्धि दर मैंने यहाँ कह दिया स्पेशली, ये जो आंकड़ा है वो इकोनॉमिक सर्वे या इकोनॉमिक समीक्षा के आधार पर है। आर्थिक समीक्षा में वास्तविक जीडीपी
वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 से 7% रहने का अनुमान बताया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था 2023-24 में 8.2% की आर्थिक विकास दर में से 9.5 औद्योगिक विकास दर का व्यापक योगदान रहा। ये 3-4 आंकड़े रटने हैं। भारत की टोटल जो जीडीपी ग्रोथ रेट रही 23-24 की, क्योंकि 24-25 तो अभी खत्म ही नहीं हुआ, 24-25 तो 31 मार्च को खत्म होगा, तो 23-24 मतलब 23-24 का जो जीडीपी वृद्धि दर है हमारा वो 8.2 रहा, ये अनुमानित था और रहा। और इसमें 3 क्षेत्रों का योगदान होगा, कृषि का, उद्योगों का और सेवा क्षेत्र का, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान वृद्धि करने में दिया उद्योगों ने, क्योंकि कृषि तो केवल 1.5% वृद्धि दिखा पाई थी, 1.4 के आसपास ही रह गई थी वो तो कृषि ने बहुत ज्यादा योगदान नहीं दिया, उद्योगों ने खूब योगदान दिया, सेवा क्षेत्र भी बहुत कोई कमाल नहीं कर पाया। तो पॉइंट को समझना है और आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम अमृतकाल कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से, 2 साल से तो खूब ही किया हमने अमृतकाल। तो इस अमृत काल में भारत की सरकार ने 6 महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र डिसाइड किए हैं, 6 एरिया डिसाइड किए हैं कि हम इस अमृत काल की जो ड्यूरेशन है इसमें इन 6 क्षेत्रों को खूब एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं। निजी निवेश को बढ़ाना चाहते हैं, एमएसएमई का विस्तार करना चाहते हैं, कृषि को विकास का इंजन बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये 6 में से 4 ऑप्शन देते और हो सकता है उनमें से एक आध नहीं वाला पूछ ले, ऐसा इसलिए याद रखना जरूरी है। निजी निवेश को बढ़ावा देना, एमएसएमई का विस्तार करना, कृषि को विकास का इंजन बनाना, हरित बदलाव योजना का वित्त पोषण करना, मतलब ग्रीन एनर्जीज के कॉन्सेप्ट्स को अपनाना, रक्षा एवं शिक्षा एवं रोजगार के बीच की खाई जो है उसको पाटना, मतलब बेरोजगारी दर को कम करना और स्किल्ड जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराना, राज्यों की क्षमता का निर्माण करना, ये 6 हमारे मूल फोकस बिंदु है। अब मैं मूल मुद्दे पर आऊंगा, यहां से हमारी मूल कहानी जो है वो शुरू होती है। हमारी एक नवीन प्रवृत्ति हो चुकी है गिग अर्थव्यवस्था की। गिग अर्थव्यवस्था क्या कॉन्सेप्ट है भाई? गिग अर्थव्यवस्था का मतलब समझने के लिए पहले एक छोटी सी बात समझो। देखो आजकल हम लोग ऑनलाइन एक लैपटॉप लेकर के एक काम ले लेते हैं कि ये काम मैं आपको 2 घंटे में करके दे दूंगा, और वो व्यक्ति फ्रीलांसर कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रीलांसर। फ्रीलांसर शब्द का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई व्यक्ति जो परमानेंट किसी उद्योग से नहीं जुड़ा हुआ है, वो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के लिए फ्रीलांसर के रूप में उस कंपनी में अपॉइंट होता है और 4 घंटे बाद वो फिर फ्री हो जाता है। मेरी इच्छा में करूं तो करूं, नहीं करूं तो नहीं करूं। तो भारत में ये जो फ्रीलांसर है, अनुबंध आधारित जो रोजगार है, इनकी वजह से जो रोजगार में वृद्धि या रोजगार का एक नया कॉन्सेप्ट पैदा हुआ, उसे हम गिग अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो जहां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अस्थायी रोजगार में वृद्धि होती है, उसे हम कहते हैं गिग अर्थव्यवस्था। अब भारत एक गिग अर्थव्यवस्था बनते जा रहा है। तो वर्तमान में भारत में फ्रीलांसर अनुबंध आधारित रोजगार का चलन बढ़ रहा है। भारत में गिग वर्कर्स की संख्या 2020-21 में जो 77 लाख थी, वो जिसमें प्रति गिग वर्कफोर्स मध्यम श्रेणी में से थे, मतलब 100 में से 47 मध्यम जो परिवार हैं वहां से आते हैं, जिससे मध्यम वर्ग का जो है विकास धीरे धीरे होने लगा। गिग इकोनॉमी दक्ष मानव संसाधन की मांग पर संचालित होती है। जहां ज्यादा स्किल्ड लोग होंगे वहां गिग अर्थव्यवस्था होगी, और गिग अर्थव्यवस्था या गिग जो वर्कर्स हैं वो बहुत पैसा कमाते हैं, खूब सारा पैसा कमाते हैं। गिग कार्यबल 2029-30 तक बढ़ करके 2.5 करोड़ के आसपास 2.35 करोड़ के आसपास हो जाएगा। 2029-30 तक गिग वर्कर्स में गैर कृषि कार्यबल 6.7% और भारत में कुल आजीविका का 4.1% की उम्मीद है, जो भारत में रोजगार का एक नया अवसर दे रहा है।
जिससे एक नया प्रवृत्ति भारत में दिखाई देता है। भारत के लोग भारत में बैठकर अमेरिका की कंपनियों के काम करते हैं, जिससे भारत में विकास की जो मार्ग है वो बढ़ रहे हैं, भारत के अवसर बढ़ रहे हैं। ये गिग इकोनॉमी आप याद रखिएगा। दुनिया में 139 देशों में भारत की स्थिति विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023, क्योंकि 24 तो आया ही नहीं अभी, तो लॉजिस्टिक के मामले में, लॉजिस्टिक समझते हैं आप, लॉजिस्टिक मतलब सामान की आवाजाही वाला कॉन्सेप्ट, तो उसमें हम 6 पायदान बेहतर हुए हैं। अगर हम 2018 में भारत की का नंबर देखें तो 44वां था। अगर हम 2023 में भारत का नंबरिंग देखें तो वो यहाँ से 44 से घट करके 6 अंक घट गया, और 6 अंक घट गया मतलब 38वां स्थान हमें 2024 में प्राप्त हुआ। 2024 में हमें कौन सा प्रस्थान प्राप्त हुआ? 38वां, जो हमारी बेहतर स्थिति को दर्शाता है। क्लियर है ये पॉइंट? तो हमने धीरे धीरे इसमें वृद्धि की। टोटल 139 देशों पर किए गए सर्वे में हम 38वें स्थान पर है, जो भारत की लॉजिस्टिक स्थिति को, सामान के आवाजाही आयात निर्यात की स्थिति को मजबूत होती हुई ऐसा दिखा रहा है। क्लियर है? अब मैं केवल कृषि पर चलने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कोई बेसिक्स की चीजें क्लियर कर दूं, इसलिए यहाँ अभी कुछ विशेष बातें बताते जा रहा हूं। आपने भारत में जो लोग काम करने वाले हैं उनको देखा होगा, उनका आंकड़ा पढ़ा होगा। मैं एक और आंकड़ा पढ़ाता हूं। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है भारत में, वो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भारत का वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो टोटल जो लोग काम करने वाले हैं, अगर हमारे भारत में 100 लोग काम करने वाले हैं तो उनमें से 45 लोग केवल खेती करते हैं। पूरे भारत में 45 लोग, जो कि आज से कुछ साल पहले 70-75% था, कम होते जा रहा है, जो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, जो हमारी भारत की स्थिति को डामाडोल करती है। पैसा कुछ मिलता नहीं, प्रचंड बेरोजगारी गड़बड़ करती है। आगे 11.4% जो लोग हैं वो आपके मैन्युफैक्चरिंग वर्ग में, मतलब निर्माण क्षेत्र में काम करते हैं, जो बहुत अच्छी स्थिति है। जितना बढ़ेगा उतना देश विकसित होगा। 13% लोग कंस्ट्रक्शन में, मतलब निर्माण में काम करते हैं। तो विनिर्माण और निर्माण अलग अलग है। ट्रेड, होटल और रेस्टोरेंट में हमारे 12% लोग, होटल, रेस्टोरेंट, इनमें 12% लोग काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट जो एरिया है, परिवहन जिसे हम कहते हैं, परिवहन में हमारे 5% लोग काम करते हैं। और लास्ट में जो अन्य सेवाएं हैं उनमें 11% लोग काम करते हैं। तो भारत का एक जो काम करने का ट्रेंड है वो इस तरीके का है। भारत में कृषि क्षेत्र में 45%, विनिर्माण क्षेत्र में 11%, सेवा क्षेत्र में 28%, ये सब मिला ली सेवाएं है ना, और निर्माण क्षेत्र में 13%। इस तरीके से हमारे वर्कर्स जो है वो काम करते हैं। विकास ने क्वेश्चन पूछा कि लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है? तो लॉजिस्टिक पार्क ऐसा एक स्थान होता है जो सरकार द्वारा सामान के स्टोरेज और सामान के आयात निर्यात के लिए निर्धारित कर दिया जाता है। वहीं से बड़े बड़े कंटेनर के माध्यम से सामान का आयात और निर्यात या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट या आवागमन इन अंदर भी होता है। क्या लिखा? कंस्ट्रक्शन सर्विस सेक्टर के अंदर आएगा जी। कंस्ट्रक्शन जो है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक निर्माण, मतलब एक तो बांध बनाना और एक घर बनाना। तो जो घर बनाना है वो सेवा क्षेत्र है, जबकि बांध बनाना जो है वो निर्माण और विनिर्माण वाली गतिविधियों में आता है। ये सिस्टम समझ में आ रहा है? यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मतलब निर्माण की बात करें, तो फैक्ट्री में निर्माण हो रहा है। और जब हम विनिर्माण की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो ये वो कंस्ट्रक्शन नहीं है दिव्या, ये सड़क बनाना है, ये रोड बनाना है, ये रेल की पटरी बिछाना है, ये पुल बनाना है। और ये जो कंस्ट्रक्शन, ये विनिर्माण क्षेत्र कहलाता है, जो कि सेवा क्षेत्र में नहीं आता, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में आता है। गलती से प्राथमिक बोला मैंने ना, तो ये दोनों में डिफरेंस है। देखो 3 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, कौन कौन से?
कृषि, कृषि में कृषि के साथ साथ पशुपालन, खनिज, खदानों का खनन आता है। उद्योग में फैक्ट्रियां आती है जिसे हम निर्माण कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, और विनिर्माण आता है। विनिर्माण में सड़क बनाना, पुल बनाना, सब बनाना आता है। तो ये द्वितीय क्षेत्र है। और सेवा क्षेत्र में केवल सेवा गतिविधि, नक्शे बनाने के लिए किसी व्यक्ति ने, कोई सिविल इंजीनियर है जो नक्शे बनाता है, वो सेवा क्षेत्र है। डिजाइन बनाता है, वो सेवा क्षेत्र है। लेकिन अगर बांध बनाया जा रहा है तो विनिर्माण और द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आप भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा देखिए। भारत में राष्ट्रीय आय आपको देखो कैसी दिखाई देगी। 1950 में, ये वाला आंकड़ा मत छोड़ देना, केवल ये वाले वर्तमान कीमत लिखा हुआ है यहाँ, प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय, ये वाला आंकड़ा आपको देखना है। भारत में वर्तमान कीमतें जो हैं, 1950 में भारत के एक नागरिक की दिन की इनकम थी महीने की इनकम थी 265 रुपए, जो 1951-52 में बढ़ी 4-5 रुपए, 10 रुपए और 278 हो गई। 1990 में इनकम बढ़ करके 6126 रुपए हो गई। धीरे धीरे देखो 2010, 11, 12 में हमारी इनकम बढ़ी और 63,000 हो गई। और इन पिछले 10 सालों में आप देखना कितना चेंज आया। 2022-23 में हमारी इनकम सीधे 1,70,000 रुपए होती है। और पिछले साल 2024 में, 23-24 जिसे हम कहते हैं, 23-24 में हमारी इनकम जो है वो बढ़ करके, इनकम भारत की बढ़ करके $2700 अर्थात 2.28 लाख रुपए, 2.28 लाख रुपए हो गई, जो एक्सट्रीम अच्छी स्थिति को दर्शाता है, ग्रोथ को दर्शाता है। समझ आ रहा होगा। ये शायद टेबल आपको अच्छी सूट ना हो, तो मैंने इस तरीके से बना दिया। उसमें से कुछ आंकड़े जो काम के थे निकाल कर यहाँ लिख दिए। तो अब मैं इस तरीके से इस फॉर्मेट पर चीजें फिर से बता दूंगा, वही चीज आगे आएगी फिर से। हमारा 1950 में जीडीपी में कृषि का योगदान अर्थात अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 51% था। 90-51 में ये 35% हो गया। 11-12 में घटकर 18% हो गया। 22-23 में 14% हो गया। और 23-24 में देखो फिर थोड़ा बढ़ा, 18.2% हो गया। जो हमारी स्थिति को में आई नवीन प्रवृत्तियों को दर्शाता है कि कृषि क्षेत्र धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। कृषि क्षेत्र सिकुड़ रहा है, मतलब हमारी कृषि पर निर्भरता जो थी ना, हमारा भारत की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अगर हम ऐसी चीज पर डिपेंड है, भारत की अर्थव्यवस्था किसी ऐसी चीज पर डिपेंड है कि इस साल पानी नहीं गिरा तो क्या पूरा भारत भूखे मर जाएगा? हमें ये चेंज करना था, जो हमने किया। भारत की अब केवल 18% इनकम जो है वो यहाँ से आती है, और वो भी हमने सिंचाई, टेक्नोलॉजी, इन सब के माध्यम से फिक्स कर रखी है कि इतनी तो आएगी, इसमें परिवर्तन कमी बहुत ज्यादा नहीं होती है। और आगे बढ़ो, अगर मैं कृषि और इन्हीं क्षेत्रों में रोजगार देखूं, इसी क्षेत्र में, तो देखो 1950 में हमारे देश का जितना लोग जितने इंसान, जितने मजदूर या जितने लोग काम करने वाले थे, श्रमिक थे, उनमें से 70% लोग, लगभग 70 है ये, 69.5 मतलब 70% लोग कृषि में काम करते थे। 2001 में 64% रहा, ये काम करने वाले 64% रहे। 2023-24 में घटा और 58% हो गया। और अब हमने कृषि से बाहर निकाला लोगों को, और अब केवल 35% लोग कृषि पर काम करते, 45% लोग कृषि पर डिपेंड है। बाकी सब लोगों ने उद्योग, धंधा, नौकरी, कुछ न कुछ ढूंढ लिया, जो अच्छी स्थिति को दर्शाता है। ये नवीन प्रवृत्ति आपको पढ़ने में मदद करेगा। प्रति व्यक्ति जमीन की उपलब्धता 1970-71 में हमारे यहाँ 2.3 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति थी जमीन की उपलब्धता, जो 2015-16 में 1.8 हेक्टेयर हुई, 2023 में 1 हेक्टेयर हो गई, और 2024 में भी लगभग उतनी ही है, 1 हेक्टेयर के आसपास हमारे पास प्रति व्यक्ति। थोड़ा सा पॉइंट में था, यहाँ भी पॉइंट में था, यहाँ भी था, मैंने राउंड फिगर कर दिया क्योंकि फिर वो याद नहीं रहता है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। आगे अब हम कृषि में जो नवीन प्रवृत्ति आई, उससे पहले उसके आंकड़े देखते हैं। देखो PLFS के अनुसार 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग की युवा बेरोजगारी की दर 2017-18 के
17.8 से घट करके 2023 में 10% पर आ गई। हमारी बेरोजगारी दर कम हुई, जो इस बात को दर्शाता है कि हमारी नवीन प्रवृत्ति जो है वो रोजगार मूलक है। ठीक है, आगे 2022-23 में बेरोजगारी दर घट करके 3.2 पर आने से भारतीय श्रमिक बाजार संकेतक में पिछले 6 सालों के दौरान सुधार आया। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के मामले में तिमाही, ये अब अनुमान है ना, ये वाला पॉइंट अनुमान वाला है, ये वाला भी अनुमान वाला है। ये दोनों 3 माह में जो अनुमान लगाती है ना भारत सरकार, वहां से छापे गए हैं। लेकिन इसके बीच का पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वर्तमान में महिलाओं के श्रम बल में भागीदारी बढ़ी है। 37% महिलाएं जो है वो श्रम में पार्टिसिपेट करती हैं। आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विश्व बैंक की नवीनतम विकास अपडेट जो कि 3 सितंबर 2024 को रिपोर्ट आई, उसके अनुसार चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थिति, क्यों चुनौतीपूर्ण? क्योंकि इधर यूक्रेन का और उसका युद्ध हो रहा है, इधर इजराइल का युद्ध हो रहा है, हमास का युद्ध हो रहा है। उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ती रही और वित्त वर्ष 2024-25 में महिलाओं की शहरी बेरोजगारी गिर करके केवल 8.5% हो गई और शहरी युवाओं की बेरोजगारी 17% के स्तर पर बनी हुई है। अलग अलग जगह का, अलग अलग संस्थाओं का आंकड़ा थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। भारत सरकार के जो आंकड़े होते हैं उनमें और विश्व के आंकड़ों में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देता है, तो उसको आप वैसा का वैसा पढ़ लेना, जैसे एग्जामिनर पूछे वहां से हम आंसर कर लें। अब हम इसे और समझते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और फैक्चुअल डाटा पर चलेंगे। चालू खाते के घाटे में कमी और मजबूत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। चालू खाता घाटा क्या होता है? सरल शब्दों में मैं 2 लाइन में समझाने की कोशिश करूं कि चालू खाता घाटा क्या होता है। इस साल हमारी सरकार ने बजट बनाया कि हम 1000 रुपए खर्च करेंगे, लेकिन हमारे पास 980 रुपए ही पैदा हुए, तो हमारा घाटा कितना हो गया? मतलब हमको 20 रुपए किसी से उधार लेकर के खर्च करने पड़ेंगे। तो ये जो 20 रुपए है इसे हम घाटा कहते हैं। अभी चालू घाटे पे नहीं आया हूं, है ना, अब आऊंगा। ये 20 रुपए हमारा घाटा हो गया। अगर मैं इसे इस रेफरेंस में देखूं कि हम पूरे विश्व के साथ 100 रुपए का व्यापार करते हैं, जिसमें से 60 रुपए का माल हम खरीदते हैं। क्या करते हैं? खरीदते हैं, और 40 रुपए का बेचते हैं। तो भाई हमें कितने रुपए का घाटा हुआ? हमें 20 रुपए का नुकसान होगा। ये 20 रुपए का जो घाटा है ये चालू घाटा कहलाएगा, इसे समझना है। आयात और निर्यात के बीच अंतर को हम चालू घाटे में गिनते हैं। ये हमारा कम हो रहा है, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, इसको दर्शाएगा। प्लस विदेशी निवेश जो है हमारा बढ़ रहा है, विदेश से पैसा भारत में आ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार अगस्त 2024 में आज तक का सबसे हाईएस्ट स्तर पर गया। 2024 में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 670 अरब डॉलर था, जो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा था। अरब डॉलर, है ना, ये बहुत ज्यादा। बिलियन डॉलर बोलो, इसको अरब बोलेंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो बिलियन डॉलर जो है, 670 बिलियन डॉलर हमारा विदेशी जो मुद्रा भंडार है वो पहुंचा, जो सबसे अच्छी स्थिति को दर्शाता है। तो ये नवीन प्रवृत्ति हो गई कि अब भारत कमजोर अर्थव्यवस्था नहीं है जिसकी जेब में पैसा ना हो। 1990 में भारत के पास पैसा नहीं बचा था विदेश से व्यापार करने के लिए, इसलिए हमें IMF की शरण में जाना पड़ा और उसने शर्त रखी कि LPG करो पहले, तब जाकर पैसे दूंगा। ऐसी स्थिति में हम नहीं है। हम भारत की सरकार अब लोन देती है विदेशों को, खुद नहीं लेती, ऐसा सीन क्रिएट हुआ। तो ये हमारी नवीन प्रवृत्ति को दर्शाएगा। तो जो आज तक का हमने सबसे ज्यादा विदेशी भंडार कैप्चर किया वो आज उस स्थिति में है। 2030 तक अपने 1 ट्रिलियन डॉलर व्यापारिक निर्यात लक्ष्य को, तो ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि भारत ने कब तक 1 ट्रिलियन डॉलर व्यापार करने का लक्ष्य रखा है। तो भारत की सरकार ने 1 ट्रिलियन डॉलर व्यापार करने का लक्ष्य 2030 तक के लिए रखा है कि हमारा जो व्यापार है वो 1 ट्रिलियन पहुंच जाएगा।
अभी कितना है, तो लगभग 400 बिलियन के आसपास है। पहुंचाने के लिए भारत में अपनी आयात निर्यात नीति में विविधता लाने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का लाभ उठाने की आवश्यकता है। ये कौन कहता है? इंडियन डेवलपमेंट अपडेट का डाटा ये कहता है कि ऐसा होगा, लक्ष्य हमारा ये है। क्लियर है? आगे हम भारत में, क्योंकि कृषि टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए खाद्यान्न कितना कितना पैदा हुआ वो बात कर लेते हैं। 1950, 51, 52 में हमारे यहाँ कुल खाद्यान्न जो पैदा होता था वो 52 मिलियन टन था, जो 2021-22 में 315 मिलियन टन हो गया। 22-23 में 329 हुआ। तो देखो 315 से हम 329 पर आए, 329 से हम 332 पर पहुंच रहे हैं, जो कि मिलियन टन अनुमानित है, जो कि पिछले साल की तुलना में 2.26.11 लाख कह दो या 2.6 कह दो, इतनी वृद्धि को दर्शाता है। मतलब भारत का खाद्यान्न उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है। सोचो, आजादी के समय हम 50 थैले पैदा करते थे, आज हम 332 बोरे उत्पादन करते हैं। सीधे मैं राउंड फिगर बोल रहा हूँ, समझ आ जाए इसलिए ना। तो इतना डिफरेंस आया, कितना गुना बढ़ा। तो 50 में अगर आप 6 का गुना करोगे, 6.5 का गुना करोगे, तो खाद्यान्न उत्पादन में 6.5 गुना वृद्धि हुई। ये स्पेशल पॉइंट याद रखना। अब मैं एक एक पॉइंट या एक एक फसल का आंकड़ा पिछले 5-6 सालों का तुलना करके बता दूं आपको। खाद्यान्न जो है हमारा, वो 2014-15 में 252 था, 15-16 में 51, 75, 85, 285, 297, 310, 315, 329 और 328 नहीं 332 करोड़, इतना पैदा हुआ। जो एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि हमारा खाद्यान्न उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। अगर मैं अनाज उत्पादन की बात करूं तो 234 से 35, 52, 59, 63, 74, 85 to 88 और धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसी को दर्शाता है। अगर मैं इसी में मोटे अनाजों की बात करूं तो देखो ये 42 था, 42, 38, 43, 47, 43, 47। अब यहाँ आपको ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, देखो बहुत ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आ रहा। तो मोटे अनाजों को हमने इन पिछले 4-5 सालों में यहाँ से देखो तो बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया, बढ़ावा दिया। इसके पहले इनका उत्पादन कम होता था, इसलिए ओवरऑल उत्पादन कम दिखाई दे रहा होगा आपको। और आगे बढ़ते हैं। अगर यही दालों के लिए बात करें तो देखो डिफरेंस, केवल आंकड़ा याद कर लो कि पिछले 5 सालों में बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्या हुआ। पिछले 5 सालों में 14-15 में 117 मिलियन था, 107 हुआ, कम हो गया, 127, 37, 24, 32, 42, 43, 47 सीधे सीधे बढ़ रहा है। तो ये पिछले 4 सालों में तो लगातार बढ़ा। ये यहाँ से डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। 2017-18 में दाल जो थी वो बहुत ज्यादा पैदा हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे कम होकर के फिर बढ़ना शुरू किए। तो वर्तमान में हम उत्पादन ज्यादा करते हैं। इतने सारे डाटा याद कैसे करेंगे सर? तो बेटा याद करना ही नहीं है, ये नहीं याद करना कि कितना पैदा किया, ये याद करना कि कमी हुई या वृद्धि हुई। समझना है इसको, करुणा जो प्रश्न है ना कि इतने सारे डेटा को कैसे याद करेंगे। तो मैं यहाँ एक लाइन या तो सीधे इसको मिटा करके लिख दूं कि पिछले 5 वर्षों में दालों के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है, तो वो रटना थोड़ा कठिन होगा। या मैं आंकड़ा बता दूं कि देखो 117 से हम कहां पहुंच गए, 147 पहुंच गए, जो मध्य प्रदेश में, सॉरी भारत की बात करें, मध्य प्रदेश हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो भारत में दालों के उत्पादन में लगातार वृद्धि को दर्शाता है। बस इतना याद रखना है, एग्जामिनर क्वेश्चन वहां से नहीं बनाएगा, यूं नहीं पूछेगा कि 2023-24 में टोटल दाल उत्पादन कितना होगा, ये प्रश्न नहीं बनता। प्रश्न क्या बनता है कि पिछले 5 वर्षों में दालों के उत्पादन में वृद्धि हुई है कि कमी हुई है, कितने परसेंट वृद्धि हुई है। तो पिछले परसेंट वृद्धि हम 2 सालों की तुलना करके निकालते हैं, इसमें और इसमें, और वो मैं पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, इसलिए यहाँ नहीं बता रहा। ऐसे ही तुअर की उत्पादन में जो 97 था वो बढ़ करके 108 हुआ, जो 111 हो चुका है वर्तमान में ना। तो ये 111 हो चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। और आगे बढ़ो, चने का उत्पादन जो 110 हुआ करता था वो 150 मिलियन टन हो चुका है, जो वृद्धि को दर्शाता है। देखो लगातार वृद्धि हो रही है यहाँ से यहाँ तक। तो जो हमारी वृद्धियां हैं उनको हमें याद रखना है, केवल डिफरेंस को।
तिलहन की बात करते हैं, तिलहन में 105 मिलियन टन उत्पादन होता था, ये 2015-16 में गिरा है। देखो यहाँ पे सारे उत्पादन कम हुए हैं, 114 मिलियन टन, 25, 20, 20, 20, 26, 32, 28। तो यहाँ और यहाँ की तुलना करेंगे तो कमी नजर आती है, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो वृद्धि नजर आती है। ये आपको याद रखना है कि कमी हुई कि वृद्धि हुई। मूंगफली, सरसों, इनमें भी सेम पैटर्न पे हमें केवल उनके जो ग्राफ हैं वो हमें नजर आने चाहिए, ग्राफ देखने हैं। और आगे बढ़ो, कपास का उत्पादन 110 मिलियन टन था और यहाँ देखो 104 मिलियन टन है। इसका सीधा अर्थ है कि कपास के उत्पादन में भारत में कमी आई है। क्या आई है? कमी। मैं अभी पहली लाइन में यहाँ कमी शब्द यूज किया। तो 110 जब मिलियन टन था वो 99 हुआ, 122 हुआ, 105, 90, 108, 7, 102, 105 और 104, 4 जो कमी को दर्शाता है। तो यहाँ हम क्या हो गए, कपास हमारा कम हो गया। तो क से कपास और क से कमी। अब झूठ, झूठ हम पहले 109 बोलते थे, अब देखो 120 झूठ बोलते हैं, तो फिर वृद्धि हो गई है कुल मिलाकर, इसको दर्शाता है। ऐसे ही मेस्ता छोड़ दो इसको। चाय की बात करते हैं, 123 मिलियन टन से लेकर 119 मिलियन टन लगभग स्थिरता को दर्शाता है। किसे? तो चाय कैसी है? स्थिर। पहले भी चाय इतनी पीते थे, अब भी इतनी पीते हैं। ऐसे ही कॉफी में भी आपको लगभग जो है वो कमी क से कमी और क से कॉफी, तो ये जो क वाले कम है। गन्ना देखो 104 मिलियन टन से पहुंच गया 115 मिलियन टन, जो वृद्धि को दर्शाता है सीधे। तंबाकू, हम ये भी वृद्धि करेंगे, सॉरी तंबाकू उत्पादन में हम लगातार वृद्धि करते आ रहे हैं, आलू उत्पादन में हम लगातार वृद्धि करते आ रहे हैं। तो ये तीन चीजें वृद्धि, केवल दो में कमी देख लो कि कॉफी उत्पादन में और कपास उत्पादन में हमने कमी की है। क्लियर है? चाय उत्पादन में हम स्थिर हैं। ठीक है, ये ऐसे आंकड़े, इस तरीके से आंकड़े याद करने। अब मैं दूध में, अंडे में और मछली उत्पादन में डिफरेंस नजर दिखाता हूं। देखो, दूध उत्पादन हमारे यहाँ देश में होता था 1950 में 17 मिलियन टन, जो कि 17 मिलियन टन है ना। ये 20 हुआ, 22 हुआ, 31, 53, 80, 121, 221 और वर्तमान में 2023 का जो आंकड़ा है उसमें 230 मिलियन टन हमारे यहाँ दूध उत्पादन हुआ। तो ये कितनी वृद्धि को दर्शाता है? तो 17 में कितना का गुणा करें कि 230 आ जाए? एक बार सोच करके देखो, लगभग 13 गुना वृद्धि हुई है इसमें। क्लियर है? अंडा उत्पादन 1832 से लेकर 13,000 पे पहुंच गया। तो ये 1000 में पहुंच जाना मतलब लगभग 8-9 गुना वृद्धि को दर्शाता है। मछली 752 से 17,000 पे पहुंच गई, तो ये लगभग 15 गुना वृद्धि को दर्शाता है। तो ये हमें पिक्चर ऐसी समझनी, कोई आंकड़ा थोड़ी याद करना है कि वर्तमान में टोटल दूध कितना उत्पादन हुआ, ये आंकड़ा आप याद मत करना, करने की कोशिश भी मत करना, बीमार हो जाओगे नहीं तो। आगे बढ़ो। अब शुद्ध रूप से कृषि में नवीन प्रवृत्ति है, कृषि के आंकड़े बता रहा हूँ। सर समझ आ रहा है, वेरी गुड रुचिका, यही मैं चाहता हूँ आप सब लोगों से कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वृद्धि या कमी को देखना है, आंकड़ा एग्जैक्ट मत याद रखो। और मुझे पता है कि ये वीडियो जब YouTube पे डालूंगा तो कोई गधा बेवकूफ आदमी ये मैसेज करेगा, इतने सारे आंकड़े पढ़ा देते हो। तो भाई ठीक है, तू मत पढ़े, इस वीडियो को बंद करके रख देना। क्यों मैं बोलूं उसे? क्यों तुम्हें ऐसी जबरदस्ती की कमेंट करेंगे? तुम मत पढ़ो ना, तुम्हें कौन जबरदस्ती पढ़ा रहा है? मैंने स्पेसिफाई किया कि यहाँ याद क्या करना है, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में स्थिर मूल्यों पर 4.8% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई। ये एक आंकड़ा सीधे रट्टा मार लो कि पिछले 5 वर्षों में हमारे जो कृषि क्षेत्र में वृद्धि है वो लगभग 5 वर्षों में 4% वृद्धि हम लगातार करते आ रहे हैं। गद्दे डालिए मत डालिए आप यूट्यूब पे, दिव्या ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ और बच्चों का भी भला हो जाएगा, इसलिए कभी कभी डाल देते। चलो उस विषय पर बात बाद में करेंगे, ये पॉइंट क्लियर करो। 2023-24 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि, ये आंकड़ा एकदम एक्यूरेट है, रट करके रखना एकदम। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि रटो इसको। पिछले साल हमारी कृषि में वृद्धि कितनी हुई? 3 सेक्टर में वृद्धि करनी होती है, तो ओवरऑल हमारी जीडीपी अगर 6.5 से 7% बढ़ी तो
इसका ये अर्थ है कि हम कृषि में 1.4 बढ़े, उद्योगों में 9.5 वृद्धि दर्ज की हमने। तो ये याद रखना है कि कृषि में हमारी वृद्धि दर जो है वो 1.4% रही। 31 जनवरी 2024 तक कुल कृषि भुगतान 22.80 लाख करोड़ रुपए था। ये पॉइंट याद मत रखो आंकड़ा। 31 जनवरी 2024 तक बैंकों ने 9.4 लाख करोड़ की सीमा तक के 7.5 करोड़ क्रेडिट कार्ड बना करके किसानों को दिए। किसान क्रेडिट कार्ड बने जो हमारे देश में किसानों तक पैसे की उपलब्धता को दर्शाता है, जो बढ़ रही है धीरे धीरे। 15-16 में से 2023-24 के दौरान न्यूनतम जल अधिकतम फसल, ये हमारा नारा है ना प्रधानमंत्री मोदी जी का, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये शब्द है, स्पेसिफिक शब्द याद रखना। तो इसके तहत हमने 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित भूमि के रूप में बदला और इसी से हमारा उत्पादन बढ़ा। कृषि ऋण, कृषि में जो किसानों को ऋण दिया जाता है वो 2024 में 1.5 गुना वृद्धि दिखाता है। ये सेक्टर्स आप सीधे वर्ड टू वर्ड रट लेना, इस स्लाइड के सारे आंकड़े रटने, एक पॉइंट जो मैंने बोला उसे छोड़ करके बाकी सब याद हो। आगे बढ़ो। भारत दुनिया में कुल कृषि योग्य भूमि का 11% योगदान देता है। मतलब अगर पूरी दुनिया में खेती करने की जमीन की बात करें तो पूरी दुनिया में अगर 100 जमीन है तो उसमें से 11% जमीन हमारे पास है खेती करने की। क्लियर है? ये 11% जमीन हमारे पास है। भारत विश्व में दूध उत्पादन में, दाल उत्पादन में और जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। याद रखना, 3 चीजें बोली, दाल, दूध और जूट। तो जूट को कर दो हम झूठ, झूठ बोलने में भारत प्रथम स्थान पर है, दाल उत्पादन में और दूध उत्पादन में, क्योंकि किसानों का देश है तो दूध तो उत्पादन होगा, और दाल उत्पादन, तो 3 चीजों में हम प्रथम स्थान पर है। फलों और सब्जियों के उत्पादन में हम दूसरे स्थान पर हैं। ये अलग से मैं टेबल रटवा चुका हूं और रटवा दूंगा एक बार कि कहां भारत कौन से स्थान पर है, लेकिन अभी केवल यहाँ ये याद रखो। और अनाज उत्पादन में पूरे विश्व में हम तीसरे स्थान पर हैं। खाद्यान्न की बात नहीं की, अनाज की बात की। खाद्यान्न में ज्यादा चीजें आती है, अनाज में अनाज। इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खाद्य प्रसंस्करण बाजार 2025 तक 535 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 15.2 की चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। अभी भारत में देखो, आज से 10 साल पहले हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर फोकस नहीं करते थे। पैक्ड फूड जो है वो हमारे ज्यादा इंडिया में नहीं बनता। अब नवीन प्रवृत्ति भारत की बनी कृषि क्षेत्र में कि हम पैक्ड फूड अर्थात खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए हमने अलग अलग पार्क बना दिए। अब आप लोग मेगा फूड पार्क क्या होता है वहां ये पॉइंट समझ सकते हैं। तो मेगा फूड पार्क से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 15% की वृद्धि हर साल लगभग दिखाई देती है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ये आंकड़ा तो मैं बता चुका हूँ। भारत में प्रति व्यक्ति आय, मैं आपको भी पहले ही बता चुका हूँ कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है भैया। तो प्रति व्यक्ति आय जो है 1950-51 में 255-265 रुपए थी, जो 60-61 में 369 रुपए, 80 में 1784, 2006 में 29,000, 23 में 1,72,000, 2024 में 2.28 लाख रुपए हो गई। ये आंकड़ा 1 जुलाई 2024 को IMF की रिपोर्ट के अनुसार मैंने लिखा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पिछली परीक्षा में 2024 में भी प्रति व्यक्ति आय पर एक प्रश्न पूछा था, उसने तुलना वाले सेगमेंट में से, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, तो यहाँ भी पूछेगा। बेरोजगारी की दर देख लो, भारत में 1972 में 8.5% थी, 2008 में 5.4%, 2014 में 5.4%, 2023 में 8% और सितंबर 2024 में थोड़ी सी कम हो गई और 7.8% हो गई। याद हो जाएगा। और आगे बढ़ो, फटाफट कर लेते इसको। वित्त वर्ष 2023-14-15 से 2023-24 तक पशुधन क्षेत्र में स्थिर मूल्यों पर 7.38% की वार्षिक वृद्धि हुई। अब केवल पशुधन की बात की गई कि पशुधन में हमने वृद्धि दर्शाई। पशुधन जो जीवीए का 24% था वो 23-24 में 30% हो गया। पूरा याद करने की जरूरत नहीं, केवल ये याद करना कि पशुधन में वृद्धि दर जो है
वो कितनी रही, 7.3% रही, जबकि कृषि में वृद्धि 1.4% है। क्लियर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारतीय कृषि क्षेत्र 42.3% आबादी को, लगभग 45% आबादी को जीविका प्रदान करता है और मौजूदा कीमतों और प्रचलित मूल्यों पर देश की जीडीपी में इसका योगदान 18.22% हिस्सा है, जो अच्छी स्थिति को दर्शाता है कि ज्यादा लोग रोजगार कर रहे हैं और कम होते जाएंगे तो अच्छा रहेगा ये। और आगे बढ़ो, अब हम कुछ योजनाओं की बात कर लेते हैं। भारत सरकार की कुछ योजनाएं हैं जो कृषि के क्षेत्र में है, तो वो भी नवीन प्रवृत्तियां दर्शाती हैं। जैसे भारत में कृषि क्षेत्र में नवीन प्रवृत्ति एक आई, क्या आई नवीन प्रवृत्ति? हमने किसान सम्मान निधि शुरू कर दी। किसान को घर बैठे बैठे पैसा मिलने लगा, एक निश्चित पैसा उसको अपने खर्चों के लिए मिलने लगा, एक नवीन प्रवृत्ति हुई। फिर हमने प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना शुरू की। फिर हमने कृषि बीमा योजना शुरू की। तो ये कृषि बीमा योजना एक नवीन प्रवृत्ति है कि किसी की भी फसल खराब होगी तो भारत के किसान को पैसा मिलेगा। ये एक नवीन प्रवृत्ति है। इस तरीके की नवीन प्रवृत्तियां देखते हैं। पीएम प्रणाम योजना 2023-24 के केंद्रीय बजट में लाया गया था। इसको रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा उनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना आई। आपसे यहाँ केवल प्रश्न ये पूछा जाएगा कि पीएम प्रणाम योजना का संबंध है कृषि रासायनिक उर्वरकों को स्थान पर जैविक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देकर। आगे बढ़ो, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ये क्या है? ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। कुसुम 2019 में आई थी। किसानों को उनकी शुष्क भूमि पर सौर ऊर्जा लगा करके सरकार दे और उससे किसान की भी आय बढ़े, सरकार का बजट जो है वो भी, सरकार का ऊर्जा जो है ऊर्जा खपत जो है वो बढ़े और हमारे देश में सौर ऊर्जा का कॉन्सेप्ट बढ़े। इसके लिए कुसुम योजना है, ये याद रख लेना। 2019 में आई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2025 में आई। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से हमने इसकी शुरुआत की और किसानों को कृषि की गुणवत्ता के कार्ड देना शुरू किया। कृषि सॉइल हेल्थ कार्ड बोलते हैं उनको। वो इससे उनको किसानों को पता चले कि उनको खेत में क्या बोने पर ज्यादा उत्पादन होगा। ब्याज सहायता योजना। इस योजना के तहत फसल पालन और पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन जैसे अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए किसानों को अल्पकालिक ऋण प्रदान किया जाता है। ये ब्याज सहायता योजना है, याद रखना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रति बूंद अधिक फसल, ये हमने नारा दिया। 2015 में ये योजना आई और इसके माध्यम से नई नई सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन करके हमने ज्यादा कृषि सिंचाई को फोकस किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में आई। किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं से बचाते हुए अगर कोई प्राकृतिक आपदा से कृषि की उसकी फसल खराब हो तो उसको मुआवजा मिले, उसको एक बीमा की राशि मिले, इसके लिए ये योजना काम करती है, जो कृषि क्षेत्र में नवीन प्रवृत्ति है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये भी नवीन प्रवृत्ति है। 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई। 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त किसान को दी जाती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये जो मछली पालन करने वाले किसान होते हैं 2020 में शुरू हुई। मछली पालन करने वाले किसानों के लिए ये लाई गई और मछुआरों को भी क्रेडिट कार्ड बना करके 2 लाख तक की लिमिट दी गई कि वो भी किसान क्रेडिट कार्ड के जैसा मछुआरा क्रेडिट कार्ड उपयोग करके अपने जीवन को सफल बना सके, चीजों को व्यवस्थित कर सके। और आगे बोलो, कृषि अवसंरचना कोष हमने बनाया, याद रखना है, महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि कोष बनाया गया, जिसका जो पैसा है वो 1 लाख करोड़ रुपए की राशि से कृषि कोष बनाया गया, कृषि अवसंरचना कोष बनाया गया। योजनाओं को समय सीमा में अर्थात 10 वर्षों में जो सिंचाई परियोजना बड़े बड़े मांग है उनको पूरा करने का इसमें प्रावधान है। ये 13 वर्षों के लिए है, लगभग 22-23 तक ये योजना चलेगी। इंपॉर्टेंट योजना है, बहुत ज्यादा अच्छा इससे काम हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी हम चीजों को पूरा कर रहे हैं। एक नया कॉन्सेप्ट आया, नए 10,000 एफपीओ का गठन करके उनका संवर्धन किया गया। 10,000 किसान उत्पादक संगठनों अर्थात किसानों के ग्रुप्स बनाए गए और उन ग्रुप्स को कहा कि आप भी किसान के जो प्रोडक्ट है उनका व्यवसाय करना शुरू करो, उनको सरकार सहायता देती है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, ऑयल पाम या पाम ऑयल के लिए नमो मिशन, ये याद रखना, नमो मिशन का संबंध है
खाद्य तेल से। जो पाम ऑयल है, हम देखो उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं वहां पर, उत्तर पूर्वी राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीपों पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने और 2021-22 से 24-25 तक यही अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम खाद्य तेल की आपूर्ति भारत में ही कर लें। भारत को जितना तेल चाहिए वो भारत में बन जाए, खाद्य तेल, पेट्रोल वाला तेल नहीं, जलाने वाला नहीं, खाने वाला। उसके लिए लाए नमो मिशन, ठीक है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, जिसको NBHM बोलते हैं, याद रखना, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। 2020 में शुरू हुआ, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चलाया गया। इसमें मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक ढंग से लाते हुए खेती में कन्वर्ट करना, मतलब छोटे छोटे किसान भी मधुमक्खी पालन की खेती करके शहद उत्पादन करें और पैसे ज्यादा कमाए, उनकी आय 2 गुनी हो जाए, ये इसमें संकल्प लाया था। आगे बढ़ो, श्री पद्धति में बता चुका हूँ पिछली परीक्षा में या पिछली बार जब पढ़ाया था कि चावल उत्पादन की एक नई खेती का तरीका है जो मध्य प्रदेश ने अपनाया था, जिसको हमने श्री पद्धति कहा। श्री मतलब कि SRI, इसका फुल फॉर्म याद रखना, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड। ये चावल उत्पादन की एक नई पद्धति मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी 2003 में। कब शुरू की थी? मध्य प्रदेश सरकार ने 2003 में इसे अपनाया था। शुरुआत इसकी विश्व में मेडागास्कर नाम के देश से हुई थी, जहां चावल उत्पादन के माध्यम से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा। याद रखना, मध्य प्रदेश श्री उत्पादन या श्री पद्धति के माध्यम से चावल उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। मध्य प्रदेश में उसका क्षेत्र बढ़ करके 5.5 लाख हेक्टेयर हो गया है, और इससे एक जो एरिया है, एक हेक्टेयर जो है वहां 100% की वृद्धि देखी जाती है उत्पादन, मतलब पहले जितना उत्पादन होता था उससे डबल उत्पादन हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती का मतलब क्या होता है कि हम जो रासायनिक चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनका उपयोग ना करते हुए कृषि में खाद जो डाल रहे हैं वो गोबर का खाद डाले, कंपोस्ट डाले केचुओं के माध्यम से, या फसल चक्र में चेंजेस करके कृषि को उत्पादक बनाए, ना कि उसमें केमिकल्स डालें। उसको खेती को कहते हैं फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि के माध्यम से ज्यादा पैदावार लेना या केमिकल्स के उपयोग को शून्य करना जैविक खेती कहलाता है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 2001-2002 में जैविक खेती आंदोलन चला करके प्रत्येक जिले में एक गांव को जैविक गांव बनाया गया। इसको हमने आगे बढ़ाया, प्रत्येक जिले में एक गांव को जैविक खेती का गांव या जैविक गांव घोषित किया गया, वहां पे जैविक खेती को आना शुरू की। इस प्रकार 313 गांव जो है हमारे, वो जैविक खेती के जैविक गांव बन गए। 2002 में हमने आगे बढ़कर के कहा कि भैया एक काम करो, एक जिले में एक विकास खंड था, 2-2 गांव कर दो वहां पे। तो धीरे धीरे गांव की संख्या 1565 हुई, और फिर हमने वर्तमान में इसे बढ़ा करके एक विकास खंड का 5-5 गांव को जैविक गांव घोषित किया, जिससे जैविक कृषि करने में मध्य प्रदेश पूरे भारत में प्रथम स्थान पर आ गया। याद रखना, जैविक खेती में सर्वाधिक एरिया पूरे भारत में मध्य प्रदेश का है। प्रदेश जैविक खेती का कुल क्षेत्र लगभग 16,37,000 हेक्टेयर है, जो देश में सबसे ज्यादा है। जैविक उत्पादन में 14 लाख जो 1000 मीट्रिक टन का क्षेत्रफल पॉइंट छोड़, कुल मिलाकर पॉइंट ये रखना है कि जैविक खेती करने में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एरिया कवर होता है। पूरे भारत में जितना जैविक खेती का एरिया है उसमें सबसे ज्यादा एरिया हमारे पास है, ये याद रखें। हमने बहुत सारे आंकड़े पढ़े, भारत का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जो व्यापार है, 17वीं शताब्दी जब मुगल आए थे हमारे देश में, तो पूरे विश्व में जो वर्ल्ड ट्रेड होता था, व्यापार होता था, उसमें भारत का हिस्सा बहुत बड़ा था, 24% था। 1950 में जब अंग्रेज लूट लाट के चले गए तो हम केवल 4.5% हिस्सेदारी पर थे, और वर्तमान में भी हमारा वर्ल्ड ट्रेड बढ़ नहीं पा रहा है, वैश्विक व्यापार 3.5% ही है। इसे भारत सरकार लगातार बढ़ाने की कोशिश करने में लगी हुई है, और यह हमारी नवीन प्रवृत्तियों पर रोक को दर्शाता है। हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की जो नवीन प्रवृत्ति है उनको अलग अलग आंकड़ों के माध्यम से बात करने की, समझने की कोशिश की। आशा करता हूं कि आपको ये पैटर्न, ये जो सिस्टम है, ये समझ में आया होगा। कुछ देर में आपकी दूसरी क्लास शुरू होगी 10 मिनट में। सभी लोग तैयार हो जाएं, याद करने वाले हैं कुछ हम आर्टिकल्स। चलिए, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।